दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो वे महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें हम नक्शे में देखना चाहते हैं, प्रश्न हमसे उम्मीद करते हैं कि हमने उनको नक्शों पर एक बार देखा हो, उनका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, तो आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे इन्हीं सारे सवालों के साथ, उन सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो बीते सप्ताह चर्चा में रही है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट जो सेशन था हमारा, उसमें एक अभ्यास प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके गए थे, जिसका उत्तर आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो देखेंगे उसकी सही व्याख्या क्या हो सकती है और आप लोग उससे मैच करा सकते हैं कि किसका किसका उत्तर सही है। तो आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों के प्रवाह मार्ग पर विचार कीजिए। 4 नदियां दी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी या नदियां कर्क रेखा के केवल किसी एक ओर ही प्रवाहित होती है। यानी कि जो कर्क रेखा गुजर रही है भारत के अंतर्गत, उसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो केवल या तो उत्तर में हो सकती है या केवल दक्षिण में हो सकती है। यहाँ पर विकल्प कौन कौन से हैं? सोन नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी और माही नदी। फिर हम उत्तर दे पाएंगे, देखते हैं एक एक करके। तो पहले देखें सोन नदी को, और कर्क रेखा को उससे पहले समझ ले कहां पर है। तो ये जो एक लाइन आपको यहां से खींची हुई दिख रही है ऐसे, ये है कर्क रेखा। इतनी स्पष्ट नहीं बन पाई है, लेकिन इसी रेखा को आपको देखते हुए चलना है। और ये सोन नदी है जो कि इधर से निकल रही है अमरकंटक के पास से, और सोन नदी फिर कर्क रेखा को पार करते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ पर भी आपको दिखेगी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी ऐसी नदी है जिसने कर्क रेखा को पार कर लिया। हम इसको विकल्प में कट कर देंगे। फिर देखते हैं नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी यहाँ है, जो हमें यहाँ मैकाल रेंज के पास से निकलती हुई दिखती है, और फिर ये उत्तर की ओर नहीं जाएगी, ये इसी कर्क रेखा के दक्षिण की ओर रहेगी और आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से फिर आगे की ओर प्रवाहित हो जाएगी पश्चिम की ओर। तो ये सही है। अगली लूनी और माही 2 नदियों के नाम और हैं, इनको भी देखें। तो लूनी नदी आपको दिखाई देगी यहाँ अरावली रेंज से निकलती हुई इसकी पश्चिमी ढालों से, और ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगी और फिर आगे चली जाएगी, जबकि ये नदी कर्क रेखा को पार नहीं करेगी। अगर आप दूसरी नदी देखते हैं माही नदी, तो माही नदी यहाँ पर विंध्यन रेंज के पास से निकलती हुई आपको दिखाई देगी और उत्तर की ओर जाएगी और वापस से दक्षिण की ओर फिर आएगी, और फिर गल्फ ऑफ खंबात, जो खंबात की खाड़ी है वहां पर जाकर मिल जाएगी। तो इसमें हमें ये पता चला कि जो लूनी नदी है वो क्रॉस नहीं करेगी, यानी इसको हम टिक कर देंगे कि ये क्रॉस नहीं करेगी। और जो माही नदी है उसकी खास बात याद रखिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगर एक प्रश्न ये बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करेगी, तो इसका उत्तर माही नदी होगा। अभी बहरहाल इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका उत्तर है उसमें से आपको ये बताना है कि किसी एक ओर ही प्रवाहित होती है, तो दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन सी में इसका जवाब छुपा हुआ है। तो जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है वो एक बार मैच करा सकते हैं, और जिनका गलत हुआ है वो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला सवाल और उसकी खबर क्या है। हाल ही में अवैध इजरायली आवासीय क्षेत्रों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव को वापस लेने के अपने फैसले पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण की गाजा पट्टी स्थित हमास सहित विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा निंदा की गई है। बेसिकली ये जो सवाल है या जो खबर है वो इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। इजराइल को लेकर के सवाल क्या बन सकता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र दिए हुए हैं और अवस्थिति, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं? गोलन आगे दिया है इजराइल और सीरिया के बीच, गाजा जॉर्डन और इजराइल के बीच, वेस्ट बैंक इजराइल मिस्र और भूमध्य सागर से लगा हुआ। आपको बताना है इसमें से कौन सी युग्म सही है। तो एक एक करके इनकी अवस्थितियों को देखते हैं और इजराइल की अवस्थिति को समझते हैं। गोलन को देखेंगे पहले। यहाँ आपको दिख रहा है जो सफेद रंग से एक देश दिया हुआ है, ये पूरा इजराइल है, और इजराइल में ही अलग अलग क्षेत्र मौजूद है। जैसे आपको यहाँ दिखेगा गोलन, इसको बेसिकली गोलन हाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऊंचा या उठा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा पठारी टाइप का भाग है। तो सीरिया और इजराइल इसके बीच में मौजूद है ये गोलन। तो अभी इसको सीरिया का क्षेत्र, सीरिया अपना दावा करता है और ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने इस पर कब्जा किया हुआ है, तो ये प्रशासनिक नियंत्रण में इजराइल के है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये इजराइल और सीरिया के बीच में है। ठीक है, ये वाला सही है। दूसरा, गाजा जॉर्डन और इजराइल दिया हुआ है। गाजा कहाँ है? गाजा है ये वाली एक स्ट्रेप जो आपको दिखाई देगी। तो
तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में नहीं है, गाजा है मिस्र, इजराइल और भूमध्य सागर के पास, यानी ये वाला। इसका मिलान अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये गलत है। फिर दूसरा वेस्ट बैंक कहाँ है? वेस्ट बैंक आपको ये दिख रहा है इस तरह से, ये है जॉर्डन और इजराइल के बीच में, यानी ये वाला मिलान फिर ऐसा होगा, लेकिन ये सही मिलान नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो इसमें आपको कौन सा युग्म सही दिखाई दे रहा है? केवल एक युग्म यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए का उत्तर हो जाता है। हालांकि हम थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर इजराइल के बारे में लेंगे। ये आपको फिलिस्तीन का एक ऐतिहासिक क्षेत्र दिखाया गया है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इजराइल का आज के समय, जिस इजराइल देश को आप नक्शे पर जानते हैं, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो विश्व के इतिहास में इसके बारे में चर्चा है कि कैसे इजराइल यहाँ पर गठित हुआ, किन लोगों को यहाँ पर ला करके बसाया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की क्या परिस्थितियां रहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर फिलिस्तीन था 100%, ठीक। उसके बाद 1947 में जब यूएन का पार्टीशन प्लान आया तो यहाँ पर इजराइल देश को एक तरीके से बसाया गया, और 44% फिर जो क्षेत्र था वो फिलिस्तीन के पास रह गया। 1967 में केवल 22% रह गया, जो हरी पट्टी आपको दिख रही है, वेस्ट बैंक और गाजा। और अब जाकर के 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोजेक्टेड प्लान दिया था, जहां पर इस क्षेत्र में भी फिर इजराइल की कुछ कुछ कॉलोनियों को बताया गया था। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्षेत्र में इजराइल नाम का जो देश है आज के समय वो विकसित होता जा रहा है, या अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाता जा रहा है। शुरुआत में यहाँ केवल फिलिस्तीनी लोग रहते थे, और अब जाकर के यहाँ यहूदियों को बसाए जाने के बाद इजराइल हमें नक्शे पर दिखता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगली खबर, हाल ही में मध्य माली में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के काफिले पर बम फेंके जाने के बाद कम से कम 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई है और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुनिया के सामने खतरनाक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आमतौर पर जो पीस कीपिंग फोर्स है जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भेजी जाती है, उसमें अलग अलग देशों के सैनिक सेवाएं देते हैं। वो किसी भी देश में अगर मौजूद हो तो आमतौर पर यह सहमति रहती है कि कोई भी अन्य देश का जो भी लोग हैं उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें हमला देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। देश हैं माली, लीबिया, सूडान और चाड। दिया हुआ है उपर्युक्त में से कौन से देश कर्क रेखा के दोनों ओर विस्तृत हैं? एक प्रश्न देशों को लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो यहां आपको दिख रहा है ये अफ्रीका का नक्शा है, ये इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, और इसको एक बार खींच देते हैं। अब देखिए तो इसमें कौन कौन से देश आपको दिख रहे हैं? माली जो कर्क रेखा के दोनों ओर है, उसके बाद चाड। चाड की स्थिति को थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ तक ही जाता है, भी हम इसको एक और मैप में देखेंगे। बहरहाल ये इसमें शामिल नहीं, यानी दोनों ओर नहीं जाता। लीबिया दोनों ओर इसको क्रॉस करता है, और सूडान इसके दोनों ओर नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि सूडान दोनों ओर नहीं है, लेकिन जो चाड है, चाड की स्थिति इस मैप में आपको दिख जाएगी। इसके नज़दीक तक है लेकिन इसको पार नहीं करता। तो इसमें कौन कौन से देश ऐसे होंगे? माली होगा और लीबिया होगा। तो माली और लीबिया 1 और 2 ऑप्शन ए में ये दोनों ही मौजूद है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन ए मार्क करना है। चलिए अगली खबर, हाल ही में ब्राजील के साओ पोलो में भारी बारिश और उसके बाद आए बाढ़ के कारण, उसके बाद बाढ़ आई, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सवाल क्या बना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि एंडीज पर्वतमाला ब्राजील और पेरू के बीच प्राकृतिक विभाजक है। अब ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जो भी पर्वत श्रृंखलाएं विश्व के अंतर्गत मौजूद है उसमें से कौन सी कहां पर है, किस देश के साथ है। तो याद रखिएगा इसको। यहाँ पर एंडीज का जिक्र है तो एंडीज को अभी देखेंगे। ब्राजील के क्षेत्र से निकलकर कुछ नदियां पेरू होते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती हैं। तो प्रशांत महासागर का तट कहां पर आएगा? कौन कौन सी नदियां निकल के मिलेंगी भी या नहीं? ब्राजील एकमात्र देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, केवल गलत कथन को ही टिक करना है। पहला वाला देखें, एंडीज पर्वतमाला ब्राजील और पेरू के बीच प्राकृतिक विभाजक है या फिर नहीं है, और कहां है? दक्षिण अमेरिका का जो नक्शा है आपके सामने है, इसमें आपको दिख रहा है ये जो
साइड में के पश्चिमी तट के पास ये जो पर्वतमाला आपको दिख रही है, जो कि वेनेजुएला तक लगभग फैली हुई है और यहाँ पर चिली से शुरू होती है। यहाँ अगर आप देशों को देखेंगे तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इस तरफ है पश्चिमी तट पर। पेरू और ब्राज़ील की बात की गई है, तो क्या ये इसका प्राकृतिक विभाजक आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेरू का काफ़ी सारा भाग, अगर आप इसका पूर्वी भाग देखेंगे तो मैदानी है। यानी ये जो पर्वत श्रृंखला है ये इसके पास से होकर के गुजरती है, यानी लगभग पेरू में ही है। तो ब्राज़ील और इसके बीच की प्राकृतिक विभाजक नहीं है। उसके बाद ब्राज़ील के क्षेत्र से निकलकर कुछ नदियां पेरू होते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्राज़ील से कुछ नदियां निकल करके आएंगी और एंडीज पर्वतमाला को पार करके फिर यहाँ पर प्रशांत महासागर में पहुंचेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्वत श्रृंखला की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊंचाई वाला मैदान, और फिर इसके पूर्वी ढाल से जो नदियां निकलती हैं आगे जाकर के वो फिर अमेजोन नदी की ओर बढ़ती हैं और उसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद कहा है ब्राज़ील एकमात्र देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। अब ये कथन यहाँ पर आपको सही दिखाई देगा। ब्राज़ील यहाँ पर है और इक्वेटर या भूमध्य रेखा ये है, और उसके बाद दूसरी आपको जो रेखा देखनी है वो है मकर रेखा, वो यहाँ दी हुई है। तो बात सही है कि दोनों ही रेखाएं इस देश से होकर के गुजरती हैं। और ये एक बार फिर से देख लीजिए कि एकमात्र ऐसा देश आपको दिखाई देगा जिससे ये दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं, क्योंकि बाकी देश या तो इतने बड़े नहीं हैं या फिर उस भौगोलिक स्थिति में नहीं है। ये सही है, लेकिन इसमें पूछा है कौन से सही नहीं है, तो 1 और 2 इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। कई बार अगर ये ना देखें हम कि कौन सा नहीं है पूछा है, तो फिर ऑप्शन में केवल 3 टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा भले ही हमें फैक्ट पता रहे हों। अब अगली खबर, हाल ही में पिछले 4 सालों में पहली बार चीन और जापान के बीच सुरक्षा वार्ता का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्य भूमि चीन और जापान दोनों से है? आपको इनमें से बताना है। फिलीपींस सागर, जापान, पूर्वी चीन सागर, और डी में दिया है बी और सी, यानी ये दोनों। तो एक एक करके पहले देखेंगे, फिर पता चलेगा कि चीन की अवस्थिति, जापान की अवस्थिति और इन सागरों की अवस्थिति कहाँ है। चीन आपको दिख रहा है पीले रंग से, ये चाइना मेनलैंड, और जापान यहाँ पर सफेद रंग से जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं ये जापान की अवस्थिति है। अब सी ऑफ जापान या जापान सागर यहाँ मौजूद है, तो ऐसा लग सकता है एक बार को कि शायद चीन का तट यहाँ पर आता हो, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर रूस का एक क्षेत्र मौजूद है और यहाँ पर कोरियाई प्रायद्वीप है, यानी चीन को यहाँ पर कोई भी तट नहीं मिलता। तो सी ऑफ जापान या जापान सागर का जापान और चीन दोनों के साथ संबंध नहीं है। दूसरा साउथ चाइना सी अगर आप देखेंगे तो यहाँ मौजूद है और यहाँ तक जापान का कोई आइलैंड नहीं है। हालांकि ये जो द्वीप है यहाँ पर ये जापान से संबंधित है, लेकिन दक्षिण चीन सागर तक नहीं आते। फिलीपींस अगर आप सागर को देखेंगे तो ये भी यहाँ मिलते जरूर हैं, लेकिन फिर फिलीपींस जो सी है वो फिर इधर चीन के पास नहीं मिलता। और जो ईस्ट चाइना सी है इसका फिर जो जल है जापान और चीन दोनों से ही लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी चीन सागर, यानी केवल ऑप्शन सी। अब यहाँ पर चूंकि मुख्य भूमि चीन लिख दिया है, अगर ये ना होता तो फिर अगर आप एक बार को ताइपेई को या ताइवान को इसका चीन का मेनलैंड का भाग मानेंगे, अगर इसको भी चीन मानेंगे तो फिर फिलीपीन सागर मिल सकता है, लेकिन मुख्य भूमि लिखा हुआ है इसलिए ये अलग है। हालांकि चीन का दावा है ही कि हम एक ही चीन है, वो भी हमारा ही हिस्सा है। हालांकि इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगली खबर कहती है कि हाल ही में रूस और चीन के संबंधों की गर्मजोशी तब देखने को मिली जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के सहयोग के महत्व की सराहना की। बहरहाल ये केवल एक खबर है, लेकिन सवाल क्या बनेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 3 देश रूस और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, पहला। दूसरा, रूस और चीन एक अविच्छिन्न सीमा साझा करते हैं। और तीसरा, चीन 5 में से 3 मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करता है। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है। देखिए, नक्शे में कोई भी देश के बारे में अवस्थिति अगर आएगी, अगर आपने उसको एक बार ठीक से नहीं देखा है, उसकी लोकेशंस को नहीं देखा है,
उसके जो सीमाई क्षेत्र हैं उनको नहीं देखा है तो मार्क करने में हमेशा कंफ्यूजन होगी। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी हम यहाँ पर मार्क कर रहे हों तो एक बार मैप को सामने रख लें, ताकि जब आप यहाँ देखें तो साथ के साथ जब आप अपने मानचित्र पर उस क्षेत्र को लोकेट करेंगे, वीडियो पॉज कर लिया करिए। जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आए कि वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है तो पॉज करके फिर उसको मार्क कर लीजिए, ताकि एक बार बोर्ड पर देख करके दूसरी बार अपने मानचित्र पर देख करके आपको ज़्यादा बेहतरी से वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जब भी परीक्षा में सवाल आएगा तो आपके पास केवल आपकी याददाश्त होगी, जहां पर वह नक्शा आपको आपकी स्मृति में दिखाई देगा और आप उसका उत्तर मार्क कर पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा होगा ज़्यादा ठीक से तो फिर वो स्थान हमेशा ही आपको कंफ्यूजिंग लगता रहेगा और यूपीएससी में कंफ्यूजन ही आता है जो गलत हो जाता है। तो पहला क्या कहता है, केवल 3 देश रूस और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको कौन कौन से देश दिख रहे हैं? ये तो पहली बात रूस का क्षेत्र है, ये चीन का क्षेत्र है। कौन कौन से 3 देश हैं जो दोनों के साथ, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया चीन के साथ भी, रूस के साथ भी, मंगोलिया दोनों के साथ, रूस और चीन, और तीसरा कजाकिस्तान रूस और चीन दोनों के साथ ही सीमा साझा कर रहे हैं। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा कहता है कि रूस और चीन एक अविच्छिन्न सीमा साझा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि अविच्छिन्न सीमा का मतलब है कि बीच में कोई भी और देश ना आए। लेकिन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये जो सीमा साझा हो रही है उसके बाद फिर मंगोलिया का क्षेत्र आता है, यहाँ तक आएगा। दूसरा, यहाँ पर दोनों देशों के बीच की सीमा है और उसके बाद फिर कजाकिस्तान की सीमा आती है। बेसिकली कहें तो मंगोलिया और कजाकिस्तान की जो सीमा है वो मिलती नहीं है, बीच में रूस और चीन का बॉर्डर लगता है। तो अविच्छिन्न नहीं है क्योंकि बीच में और भी देश मौजूद हो जाते हैं। अगला, चीन 5 में से 3 मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य एशियाई कौन से देश हैं? वो स्थान वाले, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। चीन 3 के साथ सीमा साझा करता है ऐसा कहा गया है, सही है। कजाकिस्तान के साथ, किर्गिजिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता चीन, याद रखिएगा। तो कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल और अगली खबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय यानी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अजरबैजान को आर्मेनिया और नागोर्नो कारबाख क्षेत्र के बीच एकमात्र सड़क यानी लैचिन कॉरिडोर को खोलने का आदेश दिया है, जिसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति व्याप्त है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्षेत्रों को लेकर और अवस्थिति को लेकर के। नागोर्नो कारबाख दिया है, आगे दिया है काकेशस क्षेत्र, इनर मंगोलिया, मंगोलिया के उत्तर में, हेंस आइलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। सही युग्मों की आपको पहचान करनी है, यहाँ पर विशेष ध्यान दिया करिए। नहीं अगर लगा हो या गलत पूछा हो या सही पूछा हो उसके हिसाब से उत्तर पर जाना है। यहाँ देखते ही फैक्ट भले ही पता हो, ये नहीं सोचना कि हमको पता है और टिक कर दिया, यहाँ जरूर देखना है पूछा क्या है। तो नागोर्नो कारबाख कॉकेशस, यहाँ आपको देखेगा अजरबैजान, यहाँ दिया हुआ है नागोर्नो कारबाख क्षेत्र जो हल्के पीले रंग से दिया है। अब कॉकेशस शब्द आया है ना कि अजरबैजान आया है, तो इसको इस मैप पर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा ये है ब्लैक सी, काला सागर, यहाँ पर है कैस्पियन सागर। बीच का जो छोटा सा क्षेत्र है ये है कॉकेशस पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला यहाँ मौजूद है। इसमें ही आता है अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। तो कॉकेशस क्षेत्र से संबंधित है, ये बात सही है। दूसरा है इनर मंगोलिया, मंगोलिया के उत्तर में है या नहीं, तो यहाँ आपको दिखाई देगा जो नीले रंग से है ये है मंगोलिया। अब इनर मंगोलिया में ये कंफ्यूजन ये हो सकती है कि मंगोलिया में ही मौजूद होगा और उत्तर या दक्षिण कहीं हो सकता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इनर मंगोलिया ये चीन के पास मौजूद है। ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र कभी मंगोलिया के पास रहा होगा, फिर चीन के जो राजवंश थे उन्होंने इस क्षेत्र को ले लिया, इसको इनर मंगोलिया बोलते हैं, लेकिन ये चीन का हिस्सा है आज के समय में। तो मंगोलिया के उत्तर में तो वैसे भी नहीं है, इस हिसाब से भी ये गलत है। उसके बाद हेंस आइलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, इसको देखें यहाँ है, ये है कनाडा का क्षेत्र, ये है ग्रीनलैंड। हेंस आइलैंड ये वाला है जो लाल रंग से आपको दिख रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये एक चट्टानी क्षेत्र है, इसको लेकर के यहाँ पर अपना एक बेस बनाया जा सके, मिलिट्री बेस भी हो सकता है कोई और। तो ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क और कनाडा के बीच में फिर दिक्कत चल रही थी, तनातनी थी,
फिर फाइनली ये डिस्कस हुआ कि इसको आधा आधा बांट लेते हैं और फिर दोनों ही देश जिस हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहें वो करेंगे। हालांकि प्रश्न में है कि किसके किसके बीच है, तो ये बात सही है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। तो अब पहला और तीसरा सही हुआ, इसके हिसाब से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। चलिए आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने फिलीपींस के रक्षा सचिव कार्लिटो गाल्वेज जूनियर के साथ बातचीत के बाद घोषणा की है कि वे फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति फिलीपींस की राजधानी मनीला से, यह भी आपको पता चल गया कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाह नगर डार्विन तक की यात्रा सबसे छोटे जलमार्ग से करना चाहता है। इसको मार्क कर लीजिए कि सबसे छोटे जलमार्ग से करना चाहता है, जलमार्ग से। निम्नलिखित में से कौन सी जलराशियां निश्चित रूप से इनके मार्ग में नहीं आएंगी। मैप में देखें, मनीला से डार्विन तक जाने के बीच में कौन कौन सी स्थितियां आती हैं। हालांकि फिलीपींस सागर, बिस्मार्क सागर, सेलेब सागर और बांडा सागर, इनकी बात की गई है। यहां आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां उत्तर में है फिलीपींस। हमें क्या क्या देखना है, एक शहर है डार्विन जो कि तटीय है, वो ये है। उसके बाद फिलीपींस में है मनीला जो कि आपको यहां दिख रहा है, इसकी राजधानी है और ये भी तट पर है, ध्यान रखिएगा। और ये भी देखना है आपको कि इसके पश्चिमी तट पर है। अगर आप पूर्वी में जाएंगे तो फिलीपींस सागर से निकलेगा व्यक्ति, लेकिन जब वो तट पर है और पूर्वी तट पर है तो फिर वो स्थल मार्ग से क्यों जाएगा, क्योंकि उसको जल मार्ग से जाना है। तो फिर जल मार्ग से जब यात्रा होगी तो यहां से निकल करके ही आएगा बीच से, तो बीच में उसको मिलेगा सेलेब सागर और बांदा सागर। फिलीपींस सागर नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस क्षेत्र से नहीं आ रहा और उसको सबसे छोटा जलमार्ग चाहिए। दूसरा एक और नाम था बिस्मार्क सी, तो वो आपको यहां मिलेगा पापुआ न्यू गिनी के पास, यहाँ। तो यहाँ से तो वैसे भी वो नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत दूर का रास्ता हो जाएगा। तो दो जो राशियां मिलेंगी उसको सेलेब सागर और बांडा सागर, ये दोनों 3 और 4। ऑप्शन डी में आपको दोनों ही विकल्प मिल जाते हैं, तो ये सही उत्तर है। अगली खबर, पुदुचेरी ने समुद्री संसाधनों और तटीय पर्यावरण संरक्षण के सतत प्रबंधन एवं विकास को संतुलित करने के लिए इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना मरीन स्पेटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। प्रश्न क्या है, पुदुचेरी के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। यनम सबसे उत्तरी जिला है जबकि कराईकल सबसे दक्षिणी जिला है। माहे सबसे पश्चिमी जिला है जबकि पुदुचेरी सबसे पूर्वी जिला है। बहुत आसान सा दिखने वाला प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज पूरी तरह से कर सकता है। अगर आपने इसके क्षेत्रों को और जिलों को ठीक से नहीं देखा है तो आपको सही कथन की यहाँ पहचान करनी है कि इनमें से कौन से सही हैं। देखें, पहली बात तो पुदुचेरी अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है, भारत के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग राज्यों में उसके जिले हैं। जैसे आप देखेंगे यनम, तो यनम इसका सबसे उत्तरी है जिला और सबसे दक्षिणी है कराईकल। और यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पास वाले क्षेत्र में, जबकि आपको कराईकल मिलेगा तमिलनाडु के क्षेत्र के पास। पुदुचेरी भी तमिलनाडु के क्षेत्र पे है और माहे आपको मिलेगा केरल वाले क्षेत्र के पास। स्टेटमेंट क्या है, यनम सबसे उत्तरी जिला है जबकि कराईकल सबसे दक्षिणी, सही है। दूसरा, माहे सबसे पश्चिमी जिला है जबकि पुदुचेरी सबसे पूर्वी जिला है। तो अगर आप एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दें पूर्वी पश्चिमी की, इस हिसाब से देखेंगे तो माहे इसका सबसे पश्चिमी जिला है, लेकिन जब आप पूर्वी पर आएंगे तो आपको पुदुचेरी यहां मिलेगा, जबकि और पूर्वी पर जाएंगे तो फिर ये यनम ज़्यादा पूर्वी है पुदुचेरी की तुलना में। ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है, केवल एक यहाँ पर सही है। कंफ्यूजन हो सकती है कि सही तो लिखा है पुदुचेरी ही तो होगा सबसे पूर्व में, लेकिन सबसे पूर्व पूछा है, सबसे पूर्व कौन सा है, यनम। अगली खबर, भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत 12 अफ्रीकी चीतों का दूसरा बैच हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुका है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नेशनल पार्क की अवस्थितियों पर आपको विचार करना है। हर बार पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
और सतपुड़ा नेशनल पार्क, इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये पूछा है। तो आपको विकल्पों का चयन करते हुए बताना है। अब यहाँ इस इमेज में आपको भारत के अंतर्गत जिन जिन राज्यों में जो भी नेशनल पार्क मौजूद हैं उनका जिक्र दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में भी जब आप इसको देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। इसमें लोकेशन नहीं है इस मैप में, लेकिन ये जरूर है कि किस राज्य में कौन कौन से मौजूद हैं। मध्य प्रदेश को पहले देख लें। मध्य प्रदेश में है, यहाँ पूरी सूची दी हुई है, जैसे बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल, लेकिन हम वो देखेंगे जो प्रश्न में है, जैसे पेंच है, माधव है और सतपुड़ा है। जो बांदीपुर है, बांदीपुर का भी जिक्र है। बांदीपुर मध्य प्रदेश में ना होकर के कर्नाटक में आता है, तो ये नहीं है। ये 3 है, 2, 3, 4 मौजूद हैं, ऑप्शन डी में है। अब इनकी लोकेशन भी अगर आपको देखनी हो कि कहाँ कहाँ है, अगर इनका क्रम पूछा जाए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो आपको मिलेगा माधव नेशनल पार्क यहाँ, कूनो नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क के पश्चिम वाले क्षेत्र में मौजूद है। उसके बाद आप दक्षिण की ओर आएंगे तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग बॉर्डर के नज़दीक पेंच नेशनल पार्क, और फिर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। तो अगर आपको बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में कुछ और जानकारी लेनी हो, तो आपको याद आ रहा हो, अगर आपने पिछला सेशन देखा हो, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जाकर के देख लीजिएगा। तो उत्तर इसका ऑप्शन डी है। चलिए अगली खबर, वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काम करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है ट्रैफिक। उसने हाल ही में एक फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार में 1000 से अधिक पेंगोलिन पाए गए हैं। पेंगोलिन के बारे में वैसे भी चर्चा बनी रहती है, एक बार जाकर के पेंगोलिन का IUCN स्टेटस देखिएगा। प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य कौन कौन से अभयारण्य दिए हैं? कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, बरेल असम, बिंडावास हरियाणा। आपको बताना है कि इसमें से सही कूट कौन सा है, यानी किस हिसाब से इनकी मैचिंग है। एक एक करके पहले हम देख लें इन्हें नक्शे पर। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, सही है। यहाँ आपको मिलेगा कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में, बरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ असम में, और अगली है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। ये भी सही है। तो सही क्रम क्या है इनका? A, B, C और D। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए खबर कहती है, हाल ही में नवीनतम शोधों से यह निष्कर्ष निकला है कि भीमबेटका में पाया गया डिकिंसोनिया जीवाश्म वस्तुतः एक मधुमक्खी के छत्ते का जीवाश्म है। अब आपको प्रागैतिहासिक स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। खबरों से बेसिकली ऐसे ही सवाल बनाए जा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण लगाना है, क्योंकि ये स्थान जहां मौजूद हैं आपको उसकी लोकेशन जब पता होगी तभी आप सेट कर पाएंगे। तो ये इस तरह से आपको लगाना है, भीमबेटका, नागार्जुन कोंडा, सराय नाहर राय और मिर्जापुर। तो एक बार नक्शे में देखिए, फिर हमें पता चलेगा। उत्तर से दक्षिण पहला है सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, उसके बाद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश, फिर नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश के पास। तो क्रम क्या हो गया इसका? सराय नाहर राय तीसरे नंबर पर है, फिर मिर्जापुर, फिर भीमबेटका, फिर नागार्जुन कोंडा, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगला सवाल, हाल ही में सरकार के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि भारत 2026 तक 100 गीगावाट के सोलर पैनलों का उत्पादन करने लगेगा, जो इसे सौर ऊर्जा का निर्यातक देश बनाएगा। अब एक सवाल बना है, सवाल पढ़िए। घूमने का शौकीन एक व्यक्ति पूरे भारत की यात्रा करता है, घूमना चाहता है। इस दौरान वह अपने पीछे न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, ठीक बात है। इसलिए वह उन स्थानों पर ही विश्राम के लिए रुकता है जहां नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कई स्थानों पर वह रूफटॉप सोलर पैनल भी लगे हुए देखता है। इस दौरान वह गौर करता है कि अलग अलग स्थानों पर सोलर पैनलों को अलग अलग
कोण पर स्थापित किया गया है वह निम्नलिखित में से किस शहर में सोलर पैनलों को अधिकतम झुका हुआ देखेगा, बेसिकली टिल्ट देखेगा। अगर सोलर पैनल ऐसा लगा हुआ है तो सीधा है, पूछ रहा है कि कहां पर झुका हुआ देखेगा। अमृतसर, नागपुर, लखनऊ और पणजी। कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। इसमें क्या है कि अलग अलग स्थानों पर सोलर पैनलों को अलग अलग कोण पर स्थापित किया गया है। किस शहर में अधिकतम झुकाया जाएगा पैनल, तो इसको आपको पता है कि अगर हम विषुवत रेखा के पास से देखें तो विषुवत रेखा से हम पोल की तरफ जब जाएंगे तो फिर जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य का प्रकाश है वो सीधा नहीं पड़ता, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, हम सबने पढ़ा है। तो जो क्षेत्र विषुवत रेखा के नजदीक होगा वहां पर सोलर पैनल की स्थिति कुछ ऐसी होगी, सीधा पैनल लगा होगा, उसको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन शहरों के क्रम में ये समझना है आपको कि ध्रुवों के नजदीक और विषुवत रेखा के नजदीक के क्रम में जब आप देखेंगे तो कौन सा शहर कहां पर आएगा, इस नक्शे में आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। क्योंकि भारत वैसे भी विषुवत जो रेखा है उसके उत्तर में मौजूद है, तो अलग अलग क्षेत्रों को जब आप देखेंगे तो यहाँ है अमृतसर पंजाब में, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, और अगला शहर पणजी गोवा। यहाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम अब आप देख सकते हैं, अब आपको खुद ही उत्तर समझ में आ रहा होगा कि कहां पर सबसे ज्यादा झुकाया जाएगा, यानी पैनल को सूरज की किरणें प्राप्त करने के लिए सीधा नहीं रखा जा सकता। तो तुलनात्मक रूप से अंतर है, बाकी तो सब में ही झुकाना पड़ेगा, लेकिन उसका क्रम थोड़ा अलग होगा। उत्तर मिल चुका है आपको, अमृतसर ऑप्शन ए में मौजूद है। तो थोड़ा सा इस तरह से सोचना है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि यूपीएससी वैसे भी ऐसे ही प्रश्न फ्रेम करता है जो आपके दिमाग के उपयोग को बढ़ावा दे सके या फिर डिमांड करता है कि आप दिमाग लगाएं। एक प्रश्न देखें जो प्रीलिम्स 2014 के सेट ए में पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम और सारामती शिखर नागालैंड। आपको बताना है कि कौन से यहाँ सही सुमेलित हैं। एक बार इसको भी सॉल्व कर लें। तो पहला है दाम्पा टाइगर रिजर्व। दाम्पा कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। दूसरा गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम दिया है, लेकिन ये सिक्किम में ना होकर के त्रिपुरा में है, ठीक है, गुमटी त्रिपुरा में है। और तीसरा दिया हुआ है, इसको गलत कर दें, सारामती शिखर नागालैंड। तो ये सही है, सारामती शिखर यहाँ है नागालैंड के पास। सही युग्म आपको बताने हैं केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी में यह प्रश्न का जो उत्तर है वह छुपा हुआ था। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनको पता है। अब अभ्यास प्रश्न की तरफ हम हर बार सेशन में बढ़ते थे, इस बार अभ्यास प्रश्न नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो एपिसोड होंगे वो मैपिंग रिवीजन सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो 2023 की परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, अब वक्त नया पढ़ने से बेहतर है हम रिवीजन करें। और रिवीजन भी कितना? पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण पर आधारित होगा। पिछले 1 साल के सभी महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे और भारत और विश्व के प्रश्नों का संतुलित अनुपात में समावेशन किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप जल्दी से कम समय में रिवीजन कर सके बहुत सारी चीजों का। क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैप सीरीज में बहुत सारे सवालों को हमने डिस्कस किया है, अब समय है उनको एक जगह कंपाइल करके फिर से रिवाइज करने का। तो वही हम करेंगे और जल्द ही आपसे नए और महत्वपूर्ण सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर रिवीजन सेशन शुरुआत करेंगे। पढ़ते रहिए, शुक्रिया।